स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट. And in sitting arrangement today we will be focusing on circular arrangement, and that too where we have to consider both persons facing inside and outside. अब सिटिंग अरेंजमेंट अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत हैवी वेटेज होती है, एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये. एंड डेफिनेटली अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो यू कैन स्कोर वेरी गुड इन योर रीजनिंग सेक्शन. तो अपनी रीजनिंग में हाई स्कोर सेट करने के लिए हमें ये टॉपिक ज़रूर आना चाहिए. एंड इसके पीछे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं, लॉजिक्स हैं, वो सारे तभी क्लियर होंगे जब हम इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने अटेम्प्ट करेंगे. सिटिंग अरेंजमेंट से ही हमें ये टर्म क्लियर हो जाती है कि हमें अरेंज करनी है सीटिंग्स पीपल की या कोई भी थिंग जो मेंशन्ड है. और अगर हम बात कर रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की, तो डेफिनेटली जो भी अरेंजमेंट होगा वो सर्कुलर होएगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा. एंड ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है एक सर्कल की. जितने भी आपके पास पर्सन्स दिए हुए हैं या जितने भी आपके पास थिंग्स दी हुई हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ गिवन दैट 6 पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कल, तो हम यहाँ पे 6 पीपल को मार्क कर लेंगे. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, ऐसे हमने 6 पीपल को मार्क कर लिया. राइट, हर पर्सन का जो भी क्वेश्चन में आपके पास नेम गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उनकी प्लेस जो है वो डिटर्मिन करेंगे. एंड क्वेश्चन में आपके पास रूल्स गिवन होंगे, कंडीशंस गिवन होंगी. उन कंडीशंस को देखते हुए हर पर्सन की सिटिंग कहाँ पर हो सकती है वो हम मेंशन करेंगे. अब हमने प्रीवियस वीडियोस में फेसिंग इनसाइड एंड फेसिंग आउटसाइड दोनों डिस्कस किए हैं. तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दोस 2 वीडियोस एज वेल, ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ आ जाए. वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी फेसिंग सेंटर होगा या फेसिंग इनसाइड होगा तब हमारे पास एक रूल था, और वो रूल ये था कि जब भी लेफ़्ट डायरेक्शन में हमें प्रोसीड करना है तो लेफ़्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और जब भी हमें राइट डायरेक्शन में जाना होगा तो राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज. दैट इज व्हेन इन द क्वेश्चन वी आर गिवन दैट द पीपल आर फेसिंग इनसाइड. लेकिन जब हमें दिया होगा कि दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर या आउटसाइड, तब जो हमारी कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि इनसाइड के लिए कंडीशन है दैट लेफ्ट मींस क्लॉकवाइज एंड राइट मींस एंटी क्लॉकवाइज. एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर के लिए हमारे पास कंडीशन आती है दैट लेफ्ट मींस एंटी क्लॉकवाइज. कंडीशंस जो हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, जहाँ लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज. लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, राइट मीन्स क्लॉकवाइज. एंड जब भी हमें इनसाइड बताना होगा तो हमारी एरो जो है वो फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर होगी. लेकिन जब हमें फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर बताना होगा तो एरो होगी फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर और फेसिंग आउटसाइड. ये रूल आपको बहुत क्लियर होना चाहिए सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड यू कैन ड्रॉ द डायग्राम विच इज़ करेक्ट. राइट, ये 2 रूल्स के बाद और रूल्स हमने डिस्कस किए थे कि जब तक हमारे पास इमीडिएट वर्ड नहीं दिया होता तो हम नहीं कंसिडर करेंगे कि वो इमीडिएट लेफ्ट है या इमीडिएट राइट है. सपोज हमें दिया हुआ है यहाँ पर A और बोला हुआ है दैट B इज़ टू द राइट ऑफ A, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि B इमीडिएट राइट हो जाएगा. B इज़ टू द राइट ऑफ A मतलब A के राइट पे कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इमीडिएट होगा. एंड सेकेंड वर्ड इज़ एग्जैक्टली. अगर आपके पास ये नहीं दिया हुआ कि एग्जैक्टली मिड है तो हम अपने आप से कंसिडर नहीं करेंगे कि वो एग्जैक्ट मिड ही होगा. अगर दिया हुआ है ये 2 वर्ड्स हम तभी उनके एग्जैक्ट मीनिंग्स को कंसिडर करेंगे, नहीं दिया हुआ तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे.
एंड क्वेश्चन में जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन पाएंगी उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ हम बनाएंगे, और उसके बाद ऐसा होगा कि जैसे हम कंडीशंस पढ़ते रहेंगे, जो हमारे डायग्राम्स हैं, पॉसिबल डायग्राम्स हैं, वो एलिमिनेट होते रहेंगे एंड एट लास्ट वी विल बी लेफ्ट विद ओनली वन डायग्राम एंड दैट विल बी द करेक्ट वन। लेकिन जब तक एलिमिनेशन नहीं होती है हम सारे पॉसिबिलिटीज़ को साथ लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन, आफ्टर ड्रॉइंग द डायग्राम, हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। हमें पता लग जाएगा कि हमने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस लॉजिक से सॉल्व करना है, कैसे पॉसिबिलिटीज़ ड्रॉ करनी है। सो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में गिवन है वी यू टी आर फेसिंग सेंटर इन अ सर्कल, ए बी सी आर ऑल्सो सीटेड इन अ सर्कल बट टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर। बोला गया है वी यू और टी सेंटर में बैठे, सेंटर फेसिंग है, सर्कल में बैठे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, राइट। तो हम उसके लिए पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। और बोला गया है कि वी यू और टी जो है वो सेंटर में फेस कर रहे हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं। ए बी सी भी सीटेड है उसी सर्कल में, बट टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर। नॉट फेसिंग सेंटर का मतलब होता है दैट दे आर फेसिंग आउटसाइड। तो बोला है कि टू ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। ए बी सी में से एक ऐसा है जो सेंटर की टुवर्ड्स फेस करता है, पर दो ऐसे हैं जो आउटसाइड है। वो दो कौन से हैं वो हमें नहीं पता, वो हमें पता लगेगा जब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसे पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डायग्राम ड्रॉ करेंगे। लेकिन इतना तो हमें पता लग गया कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है और बोथ डायरेक्शन का क्वेश्चन है एंड देयर आर टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 पर्सन्स है। तो हम उतनी ही प्लेसेस बना देते हैं जहाँ पर हमें उन्हें अरेंज करना है। 6 प्लेसेस हमने बना दी है। बोला गया है अब नेक्स्ट V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। मैंने आपको बताया है कि सर्कुलर अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पर आप फर्स्ट पर्सन को इन 6 प्लेसेस में से किसी भी प्लेस पे अरेंज कर सकते हैं, उसे पोजीशन कर सकते हैं। बोला हुआ है V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C और C के हमें डायरेक्शन नहीं पता है। C आउटसाइड भी फेस कर सकता है और C इनसाइड भी, मतलब दो पॉसिबिलिटीज आई हैं। तो इस डायग्राम को हम डिट्टो यहाँ पर कॉपी करेंगे और कॉपी करने पे हम देखेंगे दैट देयर आर 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हो गई हैं। अब रिमेंबर कि जब भी फेस सेंटर की टुवर्ड्स होगा तो लेफ्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जब भी हमने आउटसाइड फेसिंग करनी है तब ये जो हमारा रूल है वो रिवर्स हो जाएगा। कैसे रिवर्स होगा? तब राइट का मतलब होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लेफ्ट का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने आपको हर बार कहा है कि ये रूल आपको ज़रूर याद रखना है। अगर ये रूल हमें नहीं पता है तो हमारे डायग्राम्स डेफिनेटली गलत बनेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें सही आंसर्स निकालने हैं तो इस रूल का पता होना चाहिए। बोला हुआ है V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। C का डायरेक्शन नहीं पता तो एक जगह हम C को आउटसाइड फेस कराएंगे और एक जगह हम C को इनसाइड फेस कराएंगे। V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। अगर आउटसाइड फेस है तो लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। 1 और 2 V यहाँ पर आ जाएगा। V का हमें पता है कि सेंटर फेस कर रहा है तो हम उसे सेंटर फेस करा देंगे। इधर C है C जो है दैट इज फेसिंग द सेंटर, फेसिंग सेंटर है और लेफ्ट बोला हुआ है तो क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पर आ जाएगा V और V जो है वो फेस कर रहा है सेंटर को। यहाँ पर कैसे आया? क्योंकि बोला है V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। C इनसाइड फेसिंग है, लेफ्ट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, फर्स्ट नहीं तो सेकेंड। ये पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखा है U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A। हमें यहाँ पर ना ही U दिख रहा है ना ही A दिख रहा है, तो हम खाली ये दिखेंगे कि U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A यहाँ पर है तो U यहाँ पर आना चाहिए। ये हमने एक छोटा सा हिंट अपना लिख लिया है। नेक्स्ट बोला गया है B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। ना हमें B दिख रहा है ना T दिख रहा है। T यहाँ पर तो 1 2 और B यहाँ पर होगा, राइट। ये ऐसे है, ये ऐसे है। नेक्स्ट
C is second to the right of T. Yes, हमें C पता है तो हम इस पहले स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे. C is second to the right of T. यहाँ पर C है, T हमें पता है सेंटर फेसिंग है. अगर हम T को यहाँ पर प्लेस करते हैं और सेंटर फेस कराते हैं तो हो गया C is second to the right of T. अगर इनसाइड फेसिंग है तो राइट एंटी क्लॉकवाइज होगा और C यहाँ पर आ गया. यहाँ पर हम प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि V ऑलरेडी प्लेस्ड है. इधर देखते हैं, अगर हम T को यहाँ पर प्लेस कराते हैं और T को हम सेंटर फेसिंग करते हैं, क्योंकि बोला हुआ है T इज फेसिंग सेंटर, बोला है C इज सेकंड टू द राइट ऑफ T. क्या राइट यहाँ पर होगा? ये तो लेफ्ट है, ये तो लेफ्ट है. क्यों? क्योंकि इनसाइड फेसिंग है. बोला हुआ है पर कि C जो है वो T के सेकंड राइट पे है, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो हम इस डायग्राम को कैंसिल कर देंगे. हम इस डायग्राम को ही कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है. हम T को यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी V प्लेस्ड है. मतलब हमारा ये डायग्राम जो है हम अभी इसमें फॉलो करेंगे हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस. ये पार्ट हो गया. नेक्स्ट, अब हमें T मिल गया. यहाँ पर मुझे T दिख रहा है, राइट? क्या थी T की स्टेटमेंट? B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T. T यहाँ पर है, T का लेफ्ट होगा लाइक दिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो 1 2 3 यहाँ पर हम B को प्लेस कर देंगे, लेकिन हम B की यहाँ पर डायरेक्शन को नहीं बता सकते हैं क्योंकि B सेंटर फेसिंग भी हो सकता है और आउटसाइड फेसिंग भी हो सकता है. ये पार्ट हो गया हमारा. नेक्स्ट बोला गया है A इज नेक्स्ट टू B. A इज नेक्स्ट टू B मतलब A B का नेबर है. A यहाँ पर आ गया. फिर नेक्स्ट A का था दैट U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A. U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A. A के राइट पे यहाँ पर आना चाहिए U, लेकिन ऐसे राइट सिर्फ तभी बनेगा जब A जो है वो सेंटर फेस कर रहा हो, क्योंकि अगर A सेंटर फेस करेगा तभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे बनेगा U. अगर A आउटसाइड फेस करेगा तो यहाँ पर लेफ्ट आ जाएगा. हमें बोलना है दैट U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A. A का राइट U इधर बनेगा सेंटर फेसिंग में. बोला गया था टू ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड. A B और C में से 2 आर फेसिंग आउटसाइड, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही आउटसाइड है, तो B नेचुरल सी बात है कि वो आउटसाइड फेस ही करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि A B और C में से 2 आउटसाइड थे, 1 इनसाइड. 1 इनसाइड हो गया है, B और C आउटसाइड फेस करेंगे और U हमें पता ही है कि वो इनसाइड फेसिंग है. ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. जब तक हमारा डायग्राम करेक्ट नहीं बनेगा हमारा आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता. अब पूछा यह गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. B की रिस्पेक्ट में हमें A की पोजीशन बतानी है. B के रिस्पेक्ट में A की क्या पोजीशन होगी? आउटसाइड फेसिंग है तो 1 2 बनेगा सेकेंड टू द लेफ्ट. लेफ्ट क्यों बना? क्योंकि B आउटसाइड फेसिंग है और एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड का मतलब होता है लेफ्ट. तो B के रिस्पेक्ट में हमें A की पोजीशन बतानी है तो हम बोलेंगे सेकेंड टू द लेफ्ट. हमारा आंसर आएगा सेकेंड टू द लेफ्ट. दिस इज आवर आंसर. तो पॉसिबिलिटीज जितनी है उतनी ड्रॉ करेंगे, एलिमिनेट अपने आप होती जाएगी जैसे हम स्टेटमेंट्स को फॉलो करेंगे. ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूर इन्हें अटेम्प्ट कीजिए. एंड अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो डू रजिस्टर at abhyasonline.in, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो सेम सैम्पल पेपर्स उसी पैटर्न पे होंगे जैसे कि एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए अगर आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करें. एंड अटेम्प्ट करने के बाद हम आपको एक फुली जनरेटेड रिपोर्ट देंगे जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स या बोल लो कॉन्सेप्ट्स बोल लो उनके बारे में बताया जाएगा, ताकि आप अपने जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर और इम्प्रोवाइज़ कीजिए और मेहनत करके उसे भी आप अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट कर सकें. बट उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें, हम सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करें, तभी हम सक्सीड कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर सकते हैं. So I suggest you to practice the sample papers, attempt as many questions as possible. Until then, keep learning and keep practicing.